स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th की साइंस की बुक के चैप्टर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, हिंदी में कहेंगे भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में टॉपिक ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, यानी हिंदी में कहेंगे इसे मानव स्वास्थ्य। जैसे एक इसका हम सब टॉपिक लेंगे आज, जल, क्या क्या उसकी उपयोगिताएं हैं, किस काम में लेते हैं, क्या इसमें गुण होने चाहिए या जल के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, ये आज हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट है टॉपिक ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य। ये बोल सकते हैं हम कि जितने सारे इंडस्ट्रीज डेवलप किए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज डेवलप किए जा रहे हैं, या जो हॉस्पिटल डेवलप किए जा रहे हैं, और भी जो कुछ इंस्टीट्यूट डेवलप किए जा रहे हैं, वो सब मानव कल्याण के लिए डेवलप किए जा रहे हैं। उनमें से कुछ मानव स्वास्थ्य से संबंधित हैं कि मानव के स्वास्थ्य को अच्छा कैसे बनाया जाए या मानव का स्वास्थ्य अच्छा कैसा रहे, कैसे रहे, इसके लिए निरंतर सरकारों द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा बोल सकते हैं, प्रयास किए जाते हैं। स्वयं मानव द्वारा भी हम ये बोल सकते हैं कि स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में वो प्रॉपर रूप से ध्यान रख सकता है। इसीलिए कुछ बार ये भी हम कह सकते हैं कि मानव की देह का डॉक्टर स्वयं मानव ही होता है। तो पहला इसमें अगर हम सब टॉपिक की बात करें कि मानव स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से घटक जो हमें चाहिए, जो अगर शुद्ध अवस्था में लेंगे तब, या अगर हम शुद्ध अवस्था में नहीं लेंगे, प्योर अवस्था में नहीं लेंगे तब। देखो पहला इसमें जल, वाटर। पहला हम इसके बारे में देखें। देखो अगर पूरी पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी पर पाए जाने वाली एकमात्र, अगर हम 10th की बुक की भाषा की बात करें तो उसमें शब्द काम में लिया गया चीज, या पदार्थ भी बोल सकते हैं, वस्तु भी बोल सकते हैं, कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली एकमात्र चीज या पदार्थ या वस्तु बोल सकते हैं जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों अवस्थाओं का अर्थ है, तरल अवस्था में हम काम में लेते हैं, यानी पीने योग्य रूप में लेते हैं। आइस, बर्फ, वो सॉलिड अवस्था है इसकी। जैसे हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वेपर के रूप में, वो तीसरी अवस्था है वाष्प। तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जो कि अगर हम तरल की बात करें तो जल, ठोस की बात करें बर्फ, आइस या स्नो, और गैस की बात करें तो जलवाष्प, जो कि तरल, ठोस और गैस हैं। ध्यान रखना, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं इस नेचर में। जितने सारे लिविंग, नॉन लिविंग आप पढ़ते हो, उनमें अगर हम देखें नॉन लिविंग के संदर्भ में तीन अवस्थाओं में मिल सकते हैं, या तो तरल अवस्था में जैसे जल, कुछ ऐसी संरचनाएं जो मानव में भी तरल अवस्था में है, मानव लिविंग अवस्था में यानी ब्लड, ठोस यानी बर्फ, और गैस यानी जलवाष्प
ये हम सर्दियों में अनुभव कर सकते हैं घरों में, जैसे वाटर को बॉईल करते हैं। यदि हम जल को बर्फ रेफ्रिजरेटर में रखेंगे इस रूप में कन्वर्ट होता है, या जिस रूप में हम काम में लेते हैं वो। दूसरा देखो इसकी उपयोगिता। उपयोगिता देखो किस काम में ले सकते हैं। फर्स्ट हम साधारणतः मनुष्य के संदर्भ से शुरू करें, पीने के रूप में काम में लेते हैं। दूसरा है किचन के संदर्भ में अगर हम देखें, मानव द्वारा भोजन बनाने में। तीसरी अगर स्थिति हम देखें, किचन के संदर्भ में ही बर्तन, कपड़े धोने में, बाथिंग नहाने में, इंडस्ट्रीज उद्योगों में, एग्रीकल्चर कृषि, इरिगेशन आप जो करते हो, सिंचाई करते हो, वो कृषि आदि में जल की उपयोगिता होती है। कहने का अर्थ है मानव की जितनी सारी आवश्यकताएं मूलभूत, घर में, बाहर, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, फील्ड्स में, खेतों में, सब जगह जल की आवश्यकता होती है, जल की उपयोगिता होती है। अतः जल के बारे में यह कहा जा सकता है कि जल ही जीवन है। कई बार यह स्लोगन आपने सुना होगा, यानी विदाउट वाटर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जल है तभी जीवन संभव है, तभी पेड़ पौधे हैं, तभी जीव जंतु हैं, तभी मनुष्य उपस्थित हैं। अब दूसरा है इसमें, पहला जो अपन ने बिंदु उपयोगिता लिए पीने के रूप में, यानी मानव द्वारा, मवेशियों के द्वारा में भी काम में लिया जाता है, अन्य जीव जंतु भी काम में लेते हैं, जितने सारे आप देखते हो। तो नेक्स्ट है पीने योग्य जल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ पेएबल वाटर। देखो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, प्राणवायु भी बोलते हैं, क्योंकि हम ब्रीदिंग के दौरान, श्वास के दौरान इसी को काम में लेते हैं या ग्रहण करते हैं, घुली हो। जितने सारे जलीय जीव है वो भी ब्रीदिंग क्रिया दर्शाते हैं, श्वास लेना हम बोलते हैं, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि निरंतर वो जलीय आवास में रहते हैं। सेकंड हम प्रॉपर्टी की बात करें, जल में हानि पहुंचाने वाले, जिन्हें रोगजनक कहते हैं हिंदी में, रोगजनक यानी जो रोग को उत्पन्न करते हैं, रोग को पैदा करते हैं, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं पैथोजन। हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव न हो, सूक्ष्म जीव में जैसे जीवाणु हैं, प्रोटोजोवन हैं, कुछ एल्गी भी हो सकते हैं, शैवाल, कुछ कवक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है पीएच के बारे में देखें हम। जल का पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन बोलते हैं इसे। जल का पीएच संतुलित हो, जल का पीएच संतुलित हो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखो नेक्स्ट, इसको अगर परिभाषा के रूप में दर्शाएं, करी चैप्टर में नहीं है आपके बिंदु, पीएच से क्या अभिप्राय है।
अगर मैं ये अकेला लिखूं, यह हाइड्रोजन का प्रतीक है। अगर इसके ऊपर प्लस या माइनस किसी भी इलामेंट के अगर हम लगाएंगे तो उसे आयन बोध शब्द जोड़ देंगे आगे। जैसे हाइड्रोजन है, ये लगाए तो हाइड्रोजन आयन, माइनस लगाएंगे तो भी हाइड्रोजन आयन, उसको धनायन बोल देंगे, माइनस लगाए तो ऋणायन बोल देंगे। हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट को बोलते हैं कंसंट्रेशन, सांद्रता, तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। देखो नेक्स्ट है कि ऋणात्मक, माइनस लगाया मैंने, लॉगरिथम को पीएच कहते हैं। लॉग बोल सकते हो, लॉग 10 लिख सकते हो इसमें। देखो नेक्स्ट, हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन का सिंबल है। आयन ऊपर प्लस माइनस लगाते आयन बोलेंगे, पॉजिटिव बोल देंगे, माइनस लगाए तो नेगेटिव। ऋणायन ब्रैकेट सांद्रता को, ऋणात्मक लॉगरिथम को। क्या परिभाषा होगी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को भी पीएच कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, जिन्होंने एक पीएच स्केल का उल्लेख किया था। 0 से लेकर 14 तक, 7 से नीचे अम्लीय स्थिति रहती है, 7 उदासीन रहती है, आगे 7 के बाद से अगर हम 14 तक देखें तो क्षारीय स्थिति रहती है, एल्केलाइन। वो आगे किसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, देखो जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं। कण में हम ले सकते हैं सोइल पार्टिकल्स, मिट्टी के कण, किसी पत्थर के कण भी ले सकते हैं, स्टोन के भी। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो एक पीने योग्य जल में ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी नहीं का अर्थ क्या है? सूक्ष्म जीव नहीं हो, कण वगैरह नहीं हो, परंतु अगर हम उपयोगिता में दूसरा लें, पीएच संतुलित हो और पर्याप्त मात्रा में उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होनी चाहिए, ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। दूसरा इसमें फैक्ट ये है कि अगर हम 10th की बुक के अनुसार देखें, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए हमेशा। साधारणतः गर्मियों में तो इससे भी अधिक पीना चाहिए, परंतु अगर हम 10th की बुक के अनुसार हम देखें, प्रत्येक व्यक्ति को पर डे कम से कम 8 से 10 गिलास पानी काम में लेना चाहिए, जिससे देह में जो भी टॉक्सिन बनते हैं उपापचय क्रियाओं के दौरान, पाचन हम बोल सकते हैं, जो जहरीले पदार्थ बनते हैं वो जल में डिजोल्व होकर देह से बाहर मुक्त कर दिए जा सकते हैं। वंस अगेन, कम से कम मनुष्य को प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी लेना चाहिए, जिससे देह में जो भी टॉक्सिन बनते हैं, विषैले पदार्थ बनते हैं, वो जल में घुलकर देह से मुक्त किए जा सकते हैं। किडनी उसको फिल्टर करती है, या यूरिन के माध्यम से ये बोल सकते हैं देह से बाहर आ सकते हैं या मुक्त किए जा सकते हैं। दूसरा, यदि पर्याप्त मात्रा में हम जल लेंगे तो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। जैसे अगर हम वर्तमान समय की बात करें, एक वैश्विक ग्लोबल डिजीज कोविड-19 जिसका पैथोजन है कोरोना वायरस, वैसी रोगों में भी हमें कुछ हेल्प मिलती है। यानी पर्याप्त मात्रा में जल लेने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, जो पहले चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तीसरा है, शरीर में अनावश्यक फैट का जमाव नहीं होता है, लंग्स हैं उनमें संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस से होता है उसमें सामान्यतः व्यक्ति प्रॉपर रूप से ब्रीदिंग क्रिया नहीं कर पाता है, तो फेफड़ों से संबंधित संक्रमण भी कम होगा। अस्थमा की डिजीज नहीं होगी इसमें। इसके अलावा मनुष्य का जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें स्टोमक है, मुख्यतः आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो क्लीन रहेंगी, यानी अनावश्यक कचरा वहाँ जमा नहीं होगा और रोगों का संक्रमण होने का खतरा नहीं रहता है, मनुष्य को रोग से ग्रसित नहीं होने का संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। दूसरा, यदि भरपूर हम पानी लेंगे तो किडनी में या देह में कहीं स्टोन नहीं बनेंगी, गांठें नहीं बनेंगी, पथरी बोल सकते हैं जिसे, पथरी का निर्माण नहीं होगा। कुछ सामान्य डिजीज हैं जैसे फीवर है, जुखाम है, ऐसे रोग भी नहीं होंगे। तो ये कुछ बिंदु आपको ध्यान में रखने कि पर्याप्त जल लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। दूसरा है, कुछ रोग जैसे अस्थमा है, फेफड़ों का संक्रमण है, एलर्जी है, आंत की सफाई है, ऐसी स्थिति हमें नई आंतों की प्रॉपर सफाई होगी, फेफड़ों का संक्रमण नहीं होगा, एलर्जी जैसे रोग नहीं होंगे। दूसरा है,
सामान्य रोग जैसे फीवर है, बुखार है, जुखाम है, ऐसे रोग नहीं होंगे। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वैश्विक बीमारी है उससे भी जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी अच्छी है वो प्रॉपर रूप से क्योर हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ है व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में जल लेना चाहिए, जिससे अनावश्यक जो टॉक्सिन है वो भी निकलते हैं, अन्य भी मनुष्य को बेनिफिट्स होते हैं। देखो नेक्स्ट है इसके दुष्प्रभाव, कि अगर हम पीने योग्य जल नहीं लेंगे तब मानव किस प्रकार प्रभावित होगा। देखो दूषित जल का अर्थ है पीने योग्य जल में जीवाणु, वायरस, विषाणु बोलते हैं वायरस को, प्रोटोजोवन जैसे अमीबा, कृमि, कवक, कुछ विषैले शैवाल, सभी नहीं, कुछ विषैले शैवाल आदि उपस्थित होने पर जल पीने योग्य नहीं रहता है। क्योंकि इन बाह्य विषैले पदार्थों, ध्यान कर लेना, वो सजीव भी हो सकते हैं, जीव भी हैं और निर्जीव भी बोल सकते हैं। निर्जीव में जैसे लिखा नहीं है मैंने, निर्जीव के एग्जाम्पल मिट्टी के कण ले सकते हैं। ये सारे हैं, ये जितने सारे लिखे हैं ये जीव ही हैं। से मानव अनेक रोगों जैसे हैजा, समर सीजन गर्मियों में सामान्यतः रोग होता है, पेचिस, डायरिया भी बोलते हैं इसे। इसके अलावा फ्लू जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, हिपेटाइटिस, लीवर से संबंधित डिजीज हैं, पहले एक चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। टाइफाइड, पीलिया, ये भी लीवर से संबंधित रोग हैं, आदि हो सकते हैं। देखो नेक्स्ट एक ही स्थिति हो रहा है इसमें, राजस्थान में, अच्छा बिंदु है राजस्थान में, वो भी पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः है, यानी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, उन क्षेत्रों में। राजस्थान में काफी समय पहले, कुछ समय बोल सकते नहीं, काफी समय पहले एक गंभीर बीमारी या रोग दूषित जल के ग्रहण करने से होती थी। क्योंकि यदि जल में ड्रैकनकुलस, नाम ध्यान में रखना, ये इस कर्मी है, ये प्लेटी हेलमिंथी जैस के हेलमिंथीज का जीव है, फाइलम के नाम है वो, ड्रैकनकुलस मेडेनेसिस, कर्मी रोगजनक के रूप में उपस्थित होने पर जो रोग होता था मनुष्य को, काफी गंभीर रोग, उसका नाम है बाला या नारू रोग, होने पर
बाला या नारू रोग हो जाता था। अब यहां से देखो, ये पूछा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में या राजस्थान में कुछ समय पहले एक गंभीर बीमारी होती थी, उसका नाम क्या है? बाला या नारू रोग। ये पूछा जा सकता है कि बाला या नारू रोग का रोगजनक क्या है? रोगजनक वे होते हैं जो रोग को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। एक शब्द आता है रोग वाहक, वो रोग उत्पन्न नहीं करते, वो रोग को फैलाते हैं, पैथोजन बोलते हैं इसे। ये भी पूछा जा सकता है कि बाला या नारू रोग का रोगजनक क्या है? ड्रैकनकुलस मेडेनेसिस। क्या नाम है? ड्रैकनकुलस मेडेनेसिस। परंतु ये ध्यान कर लेना, सन 2000, अब देखो इसका समय भी हम ले सकते हैं, 2000 से पहले, यानी करीबन 20 वर्ष पहले की बात है। सन 2000 में नारू उन्मूलन, या क्या बोल सकते हैं, बाला उन्मूलन, उन्मूलन यानी रोकना, नारू उन्मूलन कार्यक्रम के प्रयासों से इस रोग पर पूर्णतः नियंत्रण किया गया था। अब नियंत्रण के लिए कुछ सावधानी थी उस समय कि कैसे इसे रोका जा सकता है। नारू रोग को पुनः उद्भवन, यानी पुनः वहां के व्यक्तियों में न हो, उद्भवन को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे? पहला है पानी को छानकर ग्रहण करना। ये बिंदु भी ध्यान में रखना आपको कि किस द्वारा इस रोग से बचा जा सकता है, पानी को छानकर पीने से। दूसरा है उबालकर, इसके पश्चात एवं ठंडा कर पीना चाहिए। दूसरा है नदी, तालाब, रिवर पॉन्ड हम बोल सकते हैं, इत्यादि में नहाना, कपड़ा या कपड़े धोना, कपड़े है भाई, ये कपड़े धोना मना हो, तथा समय समय पर किनकी? नदी तालाब की सफाई, नदी तालाब की सफाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? एक स्लोगन पहले पढ़ा अपन ने, क्या स्लोगन आया था? जल ही जीवन है, ये ध्यान कर लेना। दूसरा स्लोगन स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है। अब ये पूछा जा सकता है कि जल के बारे में कोई दो ऐसे स्लोगन के नाम लिखिए, दो स्लोगन लिखिए। तो एक तो है जल ही जीवन है, दूसरा स्लोगन क्या हो जाएगा? स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है। ये दो स्लोगन है। ये पूछा जा सकता है कि नारू रोग, बाला रोग का पैथोजन क्या है? ड्रैकनकुलस मेडेनेसिस है। इस रोग से हम कैसे बच सकते हैं? पानी को छानकर, उबालकर, फिर ठंडा कर, नदी तालाबों में नहाना नहीं चाहिए, स्नान या स्नान बोल सकते हैं, स्नान नहीं होना चाहिए, कपड़े वहां नहीं धोने चाहिए। दूसरा है कि ये कब प्रयास किया गया था? 2000 के पश्चात। इस रोग पर कब नियंत्रण पाया गया था? सन 2000 के पश्चात।
या सन 2000 में मान सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि नारू उन्मूलन या बाला उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सन 2000 में शुरू किया गया था। तो ये स्टूडेंट्स आज का टॉपिक था। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।